हैं, जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। भारत को तोड़ने की साजिश एक दिन में नहीं बनी है, लगातार बनती रही और कैसे-कैसे दो चक्र तैयार किए गए। आज भारत के पूर्वी राज्य आसाम की बात मैं करने जा रहा हूं। आसाम पर खतरा बहुत बड़ा है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो खतरा है। और इस खतरे की आहट फिर एक बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कहना ही पड़ेगा। कांग्रेस सरकार ने या इस पार्टी ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वाकई में खतरा है। और मेरी कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलने की या खिलाफ बात करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। लेकिन जो तथ्य हैं वो हैं। तथ्य तो आपके सामने लाने पड़ेंगे। बेहद खतरनाक तथ्य है। 1228 ईस्वी से लेके 1826 ईस्वी तक जो राज्य एक ऐसे शासक के अधीन रहा जिसने कभी मुगलों से भी मात नहीं खाई। 1671 में सरायगढ़ के युद्ध में मुगलों को पराजित किया और 6 शताब्दी तक इतिहास में भी इसकी बड़ी चर्चा नहीं है। बेशर्म वामपंथी इतिहासकार अहोम राजवंश की चर्चा उस तरह से नहीं करते जिस तरह से अकबर की करते हैं, जिस तरह से जहांगीर की करते हैं, औरंगजेब की करते हैं, गजनी की करते हैं, तैमूर की करते हैं। अब आप जब जब मैं ये बात कहूंगा तो हमारे मुस्लिम भाई बहन कहने लगेंगे कि ये तो मुस्लिम फोबिया हो गया। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। ना इसको धर्म से लेना देना है, ना किसी आस्था से लेना देना है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको जानने बेहद जरूरी है और खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए कि किस प्रकार से कृत्य किया गया हमारे देश को तबाह करने के लिए। आप कल्पना कीजिए, 1228 से लेकर के 1826 तक लगातार 6 शताब्दी तक अहोम राजवंश का शासन रहा। और जब आखिरी बार अंग्रेजों ने धोखे से उनके साम्राज्य को खत्म किया और अधीन बनाया, उसके बाद भारत को तहस नहस कर दिया अंग्रेजों ने। लेकिन 6 शताब्दी तक, 600 वर्षों तक जो राजघराना शासन में था उसकी चर्चा इतिहास में बहुत कम मिलती है। कभी अंग्रेजों को उन्होंने, कभी मुस्लिम सल्तनत को वो आगे बढ़ने नहीं दिया। और एक जो युद्ध हुआ 1671 में सरायगढ़ में, उसमें पराजित किया और अपनी स्वाधीनता को बरकरार रखा। आज उसी आसाम की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक जमाने में उग्रवादी कहा जाता था। यह शब्द भी नैरेटिव में आया और उस वक्त के तत्कालीन सरकार ने इसे नैरेटिव में आने दिया। कल्पना कीजिए, 1985 में आसाम एकॉर्ड साइन हुआ था। किसके किसके बीच में साइन हुआ था? उस वक्त के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, बल्कि 1980 का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जब संजय गांधी की मृत्यु होती है और संजय गांधी की मृत्यु के बाद वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और इंदिरा गांधी खड़े हैं। और उस वक्त एक लेडी, आयरन आयरन लेडी के रूप में इंदिरा की क्या छवि बनाई जाती है। आप देखिए कि सामने बेटे का शव है और वो काला चश्मा पहनी हुई है अपने आंसू को छिपाने के लिए, और चंद्रशेखर जी से पूछती हैं, आसाम के बारे में क्या सोचा है? मतलब आसाम तब जल रहा था। आसाम में बोडो, जिसको उग्रवादी कहा गया, आज हमारे और आपके जैसे लोग जो पढ़ते थे पुस्तकों में
वो उसे उग्रवादी कहते थे, आतंकवादी कहते थे। लेकिन जो सच था उसको छिपाया जा रहा था। वो किसके खिलाफ उग्रवाद बन गए थे, आतंकवादी बन गए थे, किसके खिलाफ? वो असम गण परिषद, वो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन आसू और असम गण परिषद और भारत सरकार। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1980 में संजय गांधी की मृत्यु हुई, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई और 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, तो आसाम एकॉर्ड साइन हुआ और अंततः एक संधि हुई जिसमें यह तय हुआ कि 25 मार्च 1971 का डेडलाइन तय किया जाए। क्या था वो एकॉर्ड? 25 मार्च 1971 के बाद जो भी घुसपैठिया आसाम में आया है उसे बाहर निकाला जाए। मोटे तौर पर किस घुसपैठिया की बात हो रही है? बात हो रही है पूर्वी बांग्लादेश, पूर्वी बंगाल जिसे बांग्लादेश कहते हैं, उससे बड़े पैमाने पर घुसपैठिया आसाम में आके बस गए और उसे ट्रोजन हॉर्स लोग कहते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक सॉफ्टवेयर का लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर जो लगेगा नहीं कि वो हानि करता है कंप्यूटर में, लेकिन वो आपके कंप्यूटर में घुस करके मालवेयर के रूप में घुस करके आपकी सारी वस्तु स्थिति, सारी इसकी जानकारी अपने लोगों को देता है और जब चाहे तब आपका बन करके, आपको लगेगा कि नहीं कोई हानि करेगा, लेकिन आपका नुकसान अंततः करता है। वही ट्रोजन हॉर्स हुआ आसाम के साथ। ब्रिटिशर्स ने जो 1900 में पूर्वी बंगाल से, उस वक्त पूर्वी बंगाल था, बांग्लादेश नहीं था, वहां से जो लेबर को बुलाया था, वो खास एक धर्म विशेष के लेबर के, एक आस्था विशेष के लेबर को बुलाया था, वो धीरे 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 आसाम में बसता चला गया और उसके बाद तो बांग्लादेश बनने के बाद 1971 के बाद पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया। 2012 में एक दंगा हुआ। उस दंगा ने ऐसी परिस्थिति कर दी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं और बड़े बड़े उसमें बुद्धिजीवी एक्सपोज हो गए। आऊंगा अभी 2012 के दंगे पर, लेकिन पहले अभी 1971 के बाद से जो आसाम की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई, डेमोग्राफिक कंडीशन बदल गया, उसकी चर्चा सुन लीजिए, जिसके बारे में अभी हेमंत बिश्व शर्मा रैलियों में जा करके कह रहे हैं कि 34% आसाम की आबादी मुस्लिम आबादी है, जिसमें से 31% आबादी घुसपैठिया है। अब आप इसी से कल्पना कीजिए, आप टोटल आबादी जो मुस्लिम आबादी है वो 34% है, जिसमें से 31% आबादी घुसपैठिया है जो 1971 के बाद आसाम में आया है। इसका मतलब जो बोडोलैंड की जो मांग करने वाले लोग थे, वो बोडोलैंड की मांग नहीं कर रहे थे, वो असल में आसाम की उस ऐतिहासिक विरासत को, उस सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहते थे, उस संस्कृति को बचाना चाहते थे, जिस संस्कृति में बेहतरीन तालाब, बेहतरीन नक्काशी का दार घर और न जाने कितनी वस्तुकलाएं